प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवनीश सिंह गौर, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, रोहन सिंह इंटर कॉलेज लुकतरा, जनपद बांदा, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उप सह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उप सह संयोजन यौगिकों का परिचय, वर्नर का सिद्धांत एवं द्विक्लवण तथा उप सह संयोजन यौगिकों में अंतर भाग 1/5 का अध्ययन करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हमारी चर्चा के बिंदु होंगे उप सह संयोजन यौगिकों का परिचय, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत की कमियां, योगात्मक यौगिक एवं इनका वर्गीकरण तथा द्विक्लवण एवं उप सह संयोजन यौगिकों में अंतर। इससे पूर्व आप कक्षा 11 में रासायनिक आबंधन के अंतर्गत रासायनिक बंधों के प्रकार, वैद्युत संयोजक, सह संयोजक, उप सह संयोजक बंधों का अध्ययन कर चुके हैं। आप लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार से भी परिचित हैं। तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का भी आप अध्ययन कर चुके हैं एवं इससे पूर्व के एकक में डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण जैसे ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण, रंगीन आयनों तथा संकुल यौगिकों के निर्माण का भी अध्ययन कर चुके हैं। पत्तियों का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन ये किस प्रकार के रासायनिक यौगिक हैं? संकुल यौगिक। संकुल या उप सह संयोजन यौगिकों के विषय में आप क्या जानते हैं? आज हम उप सह संयोजन यौगिकों के विषय में अध्ययन करेंगे। डी ब्लॉक में उपस्थित तत्वों को संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहा जाता है और इन संक्रमण तत्वों का महत्वपूर्ण गुण संकुल यौगिकों का निर्माण करने का होता है और इन संकुल यौगिकों में धातु परमाणु अनेक ऋण आयनों अथवा उदासीन अणुओं से उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आधुनिक शब्दावली में इन यौगिकों को अर्थात ऐसे संकुल यौगिक जिसमें धातु परमाणु अनेक ऋण आयनों तथा उदासीन अणुओं से सीधे उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, उप सह संयोजन यौगिक कहलाते हैं। और ये यौगिक हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो कि आयरन का संकुल यौगिक है तथा पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल जो कि मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है के बगैर तो इस जीवन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। इस एकक में हम
उपसह संयोजन यौगिकों का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में सर्वप्रथम वर्नर का सिद्धांत जानने का प्रयास करते हैं। वर्नर का पूरा नाम एल्फ्रेड वर्नर है और एल्फ्रेड वर्नर ने उपसह संयोजन यौगिकों के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अनेक संक्रमण धातुओं जैसे कोबाल्ट, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड आदि के 1000 से भी अधिक उपसह संयोजन यौगिकों का निर्माण किया और इसी कारण एल्फ्रेड वर्नर को उपसह संयोजन यौगिकों का जनक कहा जाता है। और न केवल इन यौगिकों का वर्नर ने निर्माण किया बल्कि इनके भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार का प्रायोगिक तकनीकों के द्वारा अध्ययन भी किया। एल्फ्रेड वर्नर ने अपने विचारों को बतलाते हुए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम एल्फ्रेड वर्नर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले उपसह संयोजन यौगिकों में धातुएं यानी किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में जो भी धातु होगी वह 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, प्राथमिक तथा द्वितीयक। अब इन संयोजकताओं का हम क्रमवार अध्ययन करते हैं। प्राथमिक संयोजकताएं, किसी भी धातु की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वह आयनन योग्य होती है एवं ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है। इन्हें डॉट युक्त रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है एवं इनका मान धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ M और L को एक डॉट युक्त रेखा के द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा है हमारा द्वितीयक संयोजकताएं। द्वितीयक संयोजकताएं आयनन योग्य नहीं होती, ये उदासीन या ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती हैं। प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋण आयन के द्वारा संतुष्ट हो रही थी, लेकिन द्वितीयक संयोजकताएं उदासीन अणु से भी संतुष्ट हो सकती हैं अथवा ऋण आयन के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती हैं और इन्हें संकुल की संरचना में सतत या मोटी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्वितीयक संयोजकता धातु की समन्वय संख्या के बराबर होती है और प्रत्येक धातु की समन्वय संख्या का मान निश्चित होता है, जैसे Pt4+ आयन, Fe+3 आयन एवं CO+3 आयन की समन्वय संख्या 6 होती है, जबकि कॉपर सेकंड आयन, निकिल सेकंड आयन की समन्वय संख्या 4 होती है। कुछ ऋण आयन ऐसे भी होते हैं जिसमें धातु की प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने का गुण होता है। इस स्थिति में ऋण आयन को धातु परमाणु के साथ मोटी तथा डॉट युक्त दोनों रेखाओं के द्वारा जोड़ा जाता है और इस प्रकार के ऋण आयन जल में मिलाने पर आयनित नहीं होते हैं। धातुओं की समन्वय संख्या सामान्यतः 2, 4 या 6 होती है। अगली अवधारणा है कि धातु की द्वितीयक संयोजकताओं से जुड़े ऋण आयन या उदासीन अणु त्रिविम क्षेत्र में निश्चित स्थान को घेर कर संकुल को निश्चित ज्यामितीय आकृति प्रदान करने का कार्य करते हैं। अर्थात संकुल यौगिकों की ज्यामितीय आकृति का निर्धारण उनकी समन्वय संख्या के आधार पर किया जाता है। यदि संकुल यौगिक में धातु परमाणु 2 समन्वय संख्या प्रदर्शित करता है, तब इस प्रकार के संकुल यौगिकों की ज्यामितीय आकृति रेखीय होती है एवं
जब संकुल यौगिक में धातु परमाणु 4 समन्वय संख्या प्रदर्शित करता है, तब इस प्रकार के यौगिकों में की ज्यामितीय आकृति वर्ग समतलीय या चतुष्फलकीय होती है, तथा जब संकुल यौगिकों में धातु परमाणु 6 समन्वय संख्या प्रदर्शित करता है, तब इस प्रकार के संकुल यौगिकों की ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय होती है। उप सह संयोजन यौगिकों में धातुएं कितनी प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं? 2 प्रकार की, प्राथमिक तथा द्वितीयक। यदि कोई ऋण आयन धातु की प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है, तो उसे धातु परमाणु के साथ किन रेखाओं के द्वारा जोड़ा जाता है? डॉट युक्त तथा मोटी अर्थात सतत दोनों रेखाओं के द्वारा। वर्नर के प्रयोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? वर्नर का सिद्धांत सैद्धांतिक प्रेक्षणों पर आधारित न होकर प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित था। अतः अब हम वर्नर के इसी सिद्धांत को वर्नर के द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। वर्नर ने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड COCl3 जो कि लाल रंग का यौगिक होता है, इसकी क्रिया अमोनिया के साथ कराई और कराकर एक से अधिक प्रकार के, जैसे COCl3 × 6NH3 जो पीले रंग का यौगिक होता है, COCl3 × 5NH3 जो बैगनी रंग का यौगिक है, एवं COCl3 × 4NH3 जो कि हरे रंग का होता है, का निर्माण किया। और इन यौगिकों के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन आधिक्य में मिलाने पर कुछ क्लोराइड आयन सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र से देख पा रहे हैं कि 1 मोल COCl3 × 6NH3 के विलयन को जब हम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के आधिक्य में मिलाते हैं, तब यह 3 मोल AgCl अवक्षेपित करता है। इसी प्रकार 1 मोल COCl3 × 5NH3 का विलयन 2 मोल AgCl अवक्षेपित करता है, तथा 1 मोल COCl3 × 4NH3 का विलयन 1 मोल AgCl ही अवक्षेपित कर पाता है। इन सूत्रों में आप देख रहे हैं प्रत्येक यौगिक के पास 3 क्लोराइड आयन है, फिर भी यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड के अलग अलग मात्राएं अवक्षेपित करते हैं। जैसे पहला यौगिक 3 मोल, दूसरा यौगिक 2 मोल तथा तीसरा यौगिक तो केवल 1 ही मोल AgCl अवक्षेपित करता है। तो क्या कारण है कि इनमें वेरिएशन आ रहा है? इस वेरिएशन को अब हम वर्नर सिद्धांत की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। पहला कंपाउंड COCl3 × 6NH3 में कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता, जो कि उसके आवेश के बराबर होगी, 3 होती है तथा द्वितीयक संयोजकता 6 होती है। प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। इसी कारण COCl3 में उपस्थित तीनों क्लोराइड आयन कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, जो कि डॉट युक्त रेखाओं से जोड़े गए हैं, तथा कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता जो 6 है, 6 NH3 अणुओं द्वारा संतुष्ट हो रही है। और चूंकि ये द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने का कार्य करते हैं, इसी कारण इन्हें मोटी या सतत रेखाओं के द्वारा जोड़ा गया है। और जब इस यौगिक को हम जल में मिलाते हैं, तब प्राथमिक संयोजकता से जुड़े 3 क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमें कुल 4 आयन, 3 क्लोराइड तथा 1 CONH3 प्लस 3 आयन प्राप्त होता है। यही तीनों क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 3 मोल AgCl के रूप में अवक्षेपित होते हैं। यानी वर्नर के सिद्धांत के अनुसार चूंकि प्राथमिक संयोजकताएं ही आयनन योग्य हैं,
इसी कारण यहां पर प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए क्लोराइड आयन ही AgCl के अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और यौगिक का आधुनिक शब्दावली के अनुसार सूत्र होगा CONH3 होल 6 3+ आयन 3Cl-। दूसरा यौगिक है COCl3 × 5NH3। यहां पर भी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, अतः उसकी प्राथमिक संयोजकता +3 और द्वितीयक संयोजकता 6 होगी। और अब अगर इसको हम देखते हैं तो प्राथमिक संयोजकता 3 क्लोराइड आयनों के द्वारा संतुष्ट हो रही है, जिन्हें हमने डॉट युक्त रेखाओं से जोड़ा। इसके बाद द्वितीयक संयोजकता 6 है, लेकिन यहां तो केवल 5 ही NH3 अणु है, जो 5 संयोजकताओं को तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन छठवीं द्वितीयक संयोजकता एक क्लोराइड आयन के द्वारा ही संतुष्ट होगी। अतः यहां एक क्लोराइड आयन ऐसा है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट कर रहा है। और वर्नर सिद्धांत के अनुसार वह आयन जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है, जल में मिलाने पर आयनित नहीं हो सकता। इसी कारण जब इस यौगिक को हम जल में मिलाते हैं तो केवल प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए 2 क्लोराइड आयन ही आयनित होंगे और तीसरा जटिल आयन CONH3 होल 5 Cl2+ आयन प्राप्त होता है। और इस आधार पर जब हम यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो आधुनिक शब्दावली के अनुसार CONH3 होल 5 Cl2+ × 2Cl- होगा। ये 2 क्लोराइड आयन ही सिल्वर नाइट्रेट के केस में हमें 2 मोल AgCl के रूप में अवक्षेपित होते हैं। अब हम तीसरे यौगिक की विवेचना करते हैं, किसके माध्यम से? वर्नर के सिद्धांत के माध्यम से। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार यहां पर भी कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता 3 तथा द्वितीयक संयोजकता 6 है। प्राथमिक संयोजकता 3 क्लोराइड आयनों के द्वारा संतुष्ट हुई, जिन्हें डॉट युक्त रेखाओं से जोड़ा गया, एवं द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हमें 6 अणुओं की आवश्यकता है, लेकिन यहां तो केवल 4 ही अमोनिया अणु है। तो 4 संयोजकताएं तो अमोनिया अणुओं ने संतुष्ट कर दी और बाकी बची हुई 2 द्वितीयक संयोजकताएं 2 क्लोराइड आयनों के द्वारा संतुष्ट हुई। अर्थात इस यौगिक में 2 क्लोराइड आयन ऐसे हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने का कार्य करते हैं, और ये आयन जल में मिलाने पर आयनित नहीं होते। परिणाम स्वरूप जब इस यौगिक को हम जल में मिलाते हैं तो हमें केवल 2 ही आयन, क्लोराइड आयन तथा एक जटिल आयन CONH3 होल 4 Cl2+ आयन प्राप्त होता है। और यौगिक का आधुनिक शब्दावली के अनुसार सूत्र लिखने पर CONH3 होल 4 Cl2+ Cl- प्राप्त होगा। अब हम वर्नर सिद्धांत की कमियों को जानने का प्रयास करते हैं। वर्नर का सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर पाता है कि सभी धातुएं उपसह संयोजन यौगिकों का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम आदि अनेक ऐसी धातुएं हैं जो उपसह संयोजन यौगिकों का निर्माण नहीं करती हैं। ये धातुएं उपसह संयोजन यौगिकों का निर्माण क्यों नहीं कर पाती हैं, इसकी व्याख्या वर्नर सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। दूसरी कमी यह है कि इस सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की, अर्थात संकुल यौगिक हमारा अनुचुंबकीय है अथवा प्रतिचुंबकीय है, इन गुणों की भी व्याख्या नहीं की जा सकती। और तीसरी कमी इस सिद्धांत की यह है कि इस सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिकों के रंगों की, जैसा हमने देखा था कि वर्नर ने अपने प्रयोग से 3 तरह के COCl3 × 6NH3 जो पीले रंग का था, COCl3 × 5NH3 जो बैगनी रंग का था, COCl3 × 4NH3 जो हरे रंग का था, उन तीनों के रंग अलग अलग थे। इन रंगों के उत्पत्ति होने का कारण क्या है,
इसकी व्याख्या भी वर्नर सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है। उप सह संयोजन यौगिकों के अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। इसी कारण हमें रसायन विज्ञान की एक नई शाखा की आवश्यकता हुई, जिसे हम उप सह संयोजन रसायन के नाम से जानते हैं। और अगर इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उप सह संयोजन यौगिकों के निर्माण की विधियों, गुणों तथा उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, उप सह संयोजन रसायन कहलाती है। और उप सह संयोजन यौगिक एक प्रकार की योगात्मक यौगिक हैं। इनका निर्माण योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। अतः अब हम योगात्मक यौगिकों को जानने का प्रयास करते हैं। जब दो या दो से अधिक स्थायी यौगिकों के निश्चित अनुपात वाले विलयनों को आपस में मिलाकर क्रिस्टलित किया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त होने वाले यौगिक योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4 तथा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस के विलयनों को अगर हम आपस में मिश्रित करें और मिश्रित करके उनका क्रिस्टलन कराएं, तो क्रिस्टलन कराने पर हमें सफेद रंग के पोटास एलम, जिसका साधारण नाम फिटकरी होता है, के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। इसी प्रकार फेरस सल्फेट FeSO4 तथा अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 के विलयनों को जब हम मिश्रित करके क्रिस्टलित कराते हैं तो हमें हल्के हरे रंग के मोहर लवण, जिसका रासायनिक सूत्र FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O होता है, प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम साइनाइड KCN तथा फेरस साइनाइड FeCN होल ट्वाइस के विलयनों को क्रिस्टलित कराने पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 के हल्के लाल रंग के या थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और जब इन यौगिकों को हम जल में मिलाते हैं तो हमें दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। या तो ये यौगिक अपने सभी अवयवी आयनों में आयनित हो जाते हैं, या फिर ये अपने सभी अवयवी आयनों में आयनित नहीं होते। इन्हीं स्थितियों के आधार पर अब हम योगात्मक यौगिकों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। योगात्मक यौगिकों को मुख्य रूप से दो वर्गों, द्विक लवण तथा संकोल या जटिल या उप सह संयोजन यौगिकों में बांटा गया है। पहला है द्विक लवण। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपनी पहचान रखते हैं, परंतु जल में विलेय करने पर अपने अवयवी आयनों में पृथक हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे मोहर लवण। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O होता है। और इसके रासायनिक सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कुल 3 आयन, फेरस आयन, सल्फेट आयन तथा अमोनियम आयन उपस्थित है। और जब इस यौगिक को हम जल में मिलाते हैं तो हमें ये तीनों ही आयन, फेरस, अमोनियम तथा सल्फेट आयन प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे हैं हमारे संकुल या जटिल या उप सह संयोजन यौगिक। वे योगात्मक यौगिक जिन्हें जल में विलेय करने पर वे अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से पृथक नहीं होते हैं तथा विलयन में भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं। क्या कहलाते हैं? उप सह संयोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 को जब हम जल में मिलाते हैं
तो अब इसके रासायनिक सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि यहां 3 आयन, पोटेशियम आयन, फेरस आयन तथा साइनाइड आयन उपस्थित है। लेकिन जब इसको हम जल में मिलाते हैं तो हमें पोटेशियम, फेरस तथा साइनाइड आयन प्राप्त नहीं होते और उनके स्थान पर केवल 2 ही आयन, पोटेशियम आयन तथा फेरोसाइनाइड आयन प्राप्त होते हैं। अब इन परिभाषाओं के माध्यम से हम द्विक लवण तथा उप सह संयोजन यौगिकों में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इन यौगिकों में पहला अंतर है, द्विक लवण ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जबकि संकुल यौगिक ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। दूसरा अंतर है कि द्विक लवण अपने अवयवी आयनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, लेकिन संकुल यौगिक सभी अवयवी आयनों के गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आपने उप सह संयोजन यौगिकों का परिचय, वर्नर के सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत की कमियों, योगात्मक यौगिक एवं इनके वर्गीकरण तथा द्विक लवण एवं उप सह संयोजन यौगिकों में अंतर स्पष्ट करने का अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान का गृह कार्य है प्रश्न संख्या 1, वर्नर की अभिधारणाओं के आधार पर उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन को समझाइए। प्रश्न संख्या 2, फेरस सल्फेट विलयन तथा अमोनियम सल्फेट विलयन का 1:1 मोलर अनुपात में मिश्रण Fe+2 आयन का परीक्षण देता है, परंतु CuSO4 तथा जलीय अमोनिया का 1:4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu+2 आयनों का परीक्षण नहीं देता है। समझाइए क्यों। आज हमने कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उप सह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उप सह संयोजन यौगिकों के परिचय, वर्नर का सिद्धांत, द्विक लवण एवं उप सह संयोजन यौगिकों में अंतर भाग 1/5 का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उप सह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उप सह संयोजन यौगिकों में प्रयुक्त शब्दावली भाग 2/5 का अध्ययन करेंगे। आप अगले भाग को समझने के लिए आज पढ़ाए गए भाग तथा अगले भाग में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यांश को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर और समझकर आएंगे। धन्यवाद।